स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम आपको देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, सब कुछ आपको बताते हैं, साथ ही करवाते हैं आपके लिए कल की तैयारी। बाजार की इन तमाम हलचलों के बीच मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और वो देते हैं दर्शकों के जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं, उनके जवाब और इसके साथ ही कुछ भरोसेमंद सलाह भी वो आपको देते हैं, कुछ खास टिप्स भी देते हैं। लेकिन आज के शो में और भी होगा खास, किन पहलुओं पर हम करेंगे आज चर्चा, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो बाजार की हलचल पर क्या बनाए रणनीति, ये आज शो में हम चर्चा करेंगे। निफ्टी और निफ्टी बैंक पर खास सलाह और इसके साथ ही कल आने वाले नतीजों का अनुमान भी लेकर हमारे साथी, हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे। और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बाजार की खबर के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में हल्की मुनाफा वसूली नजर आई। इससे निफ्टी में आज 128 अंकों की गिरावट नजर आई और ये 18,028 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट रही। बाजार में आज के एक्शन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट का दिन तो एक रेंज का रहा, या फिर मैं ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का दिन आज मार्केट के अंदर रहा। लेकिन बाजार ने दो इंपॉर्टेंट काम किए, प्रॉफिट बुकिंग मर्यादा में की और साथ ही 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया। आज निफ्टी के क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप चेक करें तो 18,000 मेंटेन हो गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 18,028 आपको दिख रहा होगा। साथ ही एडवांस डिक्लाइन देखें तो आज थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आपको आती हुई दिखी है। वो करीब 1400 शेयरों के मुकाबले सिर्फ 550 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक्चुअली में छोटे मझोले शेयर भी इसके अंदर शामिल हैं और कुछ बड़े शेयर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए नंबर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप परसेंटेज में चले जाएंगे जहां पे उम्मीद से कहीं खराब नंबर या फिर कोई खबर आई है जो कि नेगेटिव अरविंदो में आई है, तो वहां पे नुकसान थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अदरवाइज एक रेंज के अंदर ही आज मार्केट के ज़्यादातर शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखे हैं। मैं धीरे धीरे करके एक आंकड़ा आपके सामने रखता चलूँगा, आप चेक करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे आज मार्केट के अंदर खरीदारी बिकवाली होती हुई दिखी है। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स पे। आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। इस शेयर के अंदर मजबूती आई है, बेस अच्छा बना हुआ है। HDFC और कोटक बैंक दोनों दिग्गज बैंकों ने आज काफ़ी हद तक बैंक न केवल बैंक निफ्टी को संभाला और लास्ट में चलते चलते उसमें अच्छी रिकवरी भी आई। 41,500 ब्रेक ही नहीं हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज इन बैंकिंग शेयर्स में फिर से पता लग गया कि सरकारी बैंकों में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निजी बैंक फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ONGC के अंदर जो कच्चे तेल के अंदर उथल पुथल हो रही है उसका कुछ बेनिफिट आज मिलता हुआ दिखा। हालांकि GRMs भी बढ़े हैं तो उसका बेनिफिट भी ONGC के अकाउंट में चला जाता है। आ जाते हैं दूसरे शेयर्स पे जहां पर आज बिकवाली होती हुई दिखी है। अगर आप उस कैटेगरी को चेक करें तो टाटा मोटर्स एक शेयर था जहां पर आज के बाद हमको तेज गिरावट आती हुई दिखी है। एक्सिस बैंक पे भी करीब आज नुकसान था, इसमें एक ब्लॉक भी लगा है। M&M और बजाज फिनसर्व दो ऐसे और शेयर्स थे जहां पर आपको आज नुकसान थोड़ा 2% से ज़्यादा का दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आप आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर तो वहां पे आपको दिखेगा कि GPPL के अंदर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया आज के सेशन में। कल जितना टूटा था ऑलमोस्ट 80% की रिकवरी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ही दिन के अंदर हो गई है। इसके अलावा नायका के अंदर आज पुल बैक आया एक ब्लॉक लगने के बाद। गुजरात पीपावाव जिसके मैं बात बोल रहा था, GPPL के नाम से इसको जाना जाता है। और क्रिसिल के अंदर भी आज करीब 5% तक की तेजी हमको बनती हुई दिखी। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कौन से शेयर्स टूटे हैं जरा वो भी आपकी स्क्रीन पे मैं ले आता हूँ, आप जरा उसको भी चेक कीजिएगा। वहाँ पे देखिएगा टीम लीज पोस्ट नंबर्स। अरविंदो फार्मा की आज मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं एक, उनको गिरफ्तार किया गया ED के द्वारा, तो इसलिए आज ये शेयर 11% नीचे चला गया। क्वेस और दीपक नाइट्रेट के नंबर अच्छे नहीं थे और इसलिए वजह से दीपक नाइट्रेट के सुबह से जो सेलिंग का प्रेशर था वो आपको बिल्कुल लास्ट तक भी बनता हुआ दिखा। अब आपको जो बता देता हूँ ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपना साल का हाई टच किया है आपकी स्क्रीन पर, वो शेयर आ जाएंगे। यूनियन बैंक है, आज नारायण हेल्थ जिसको हम नारायण हृदयालय के नाम से जानते हैं, अब वो भी आज 27% ऊपर था। आज मैनेजमेंट थी, CFO थे हमारे साथ कंपनी की संध्या जे, वो ये कह रही थी कि आगे चल के जो 1,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं वो इनलाइन है, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं और आगे चल के इनके मार्जिन में और भी सुधार होगा। प्री कोविड वाली बैलेंस शीट इनकी आ चुकी है वापस। आज उन्होंने इंटरव्यू में मेरे सामने ये बात रखी है। तो ये कुछ एक मार्केट का एक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे।
तो डिम्पी कालरा बता रहे थे मार्केट की ये पूरी हलचल और उसके इनसाइट्स। और अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं आज आपकी कल की तैयारी कराने के लिए। हमारे साथ हैं देवांग शाह जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड में। बहुत बहुत स्वागत देवांग जी। इसके साथ ही आशीष माहेश्वरी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त हमारे साथ अभी देवांग जी ही जुड़े हुए हैं। देवांग, आज के मार्केट पर क्या है आपकी रणनीति? हम ओवरऑल निफ्टी की बात करें, निफ्टी का ट्रेंड ओवरऑल अभी पॉजिटिव है। स्टॉक स्ट्रक्चर अभी भी हार्ट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में। हमने जो राइट नाउ करेक्शन देखा है वो एक सपोर्ट जोन के पास है। 10 डे डेमा को सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, तो हमें लगता है कि ऐसे रिवर्सल देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 18,000 17,950, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, हमें लगता है कि 18,250 18,300 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इस अहम सलाह पर आपको नज़र रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम चर्चा भी करेंगे तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन आयशर मोटर्स के कैसे नतीजे रहे बता रही हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा, और इस पर भी हम बात करेंगे। M&M के नतीजे कल आएंगे, क्या है अनुमान बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि मौजूद हैं इस पर रिपोर्ट के साथ। महिंद्रा की एसयूवी कार्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो हर महीने जो है एक नया रिकॉर्ड छूते हुए दिख रही हैं। डिमांड काफ़ी मजबूत है ऑटो सेगमेंट में, जहां पे 70% की तिमाही दर तिमाही हमें ग्रोथ भी आते हुए दिखी है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। पर इस बार अगर देखें दूसरी तिमाही में तो ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में करीब 21% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो प्रोडक्ट्स मिक्स जो है वो ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेवरेबल नहीं आते हुए दिखा है, जिसके चलते इतना फेवरेबल प्रोडक्ट्स मिक्स नहीं था, और इसका इम्पैक्ट अब नतीजों पे भी देखेंगे। डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे हैं, जहां पे कंपनी की आय करीब 5% तिमाही दर तिमाही बढ़नी चाहिए। करीब 20,525 करोड़ हमारा अनुमान है। वहीं EBITDA की हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 करोड़ के आसपास ये नंबर आते हुए दिखना चाहिए। मार्जिन फ्रंट पे मामूली सा 30 बेसिस पॉइंट हमें जंप की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही, वो भी इसलिए क्योंकि कंपनी ले रही थी, और साथ ही कार्स में जितने भी इंट्रोडक्टरी ऑफर इन कंपनीज ने निकाले थे वो धीरे धीरे करके अब सबसाइड हो रहे हैं। तो मार्जिन्स को थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। पर अगर बात करें इनके ट्रैक्टर वॉल्यूम्स की, तो वो गिरावट जो कि देखने को मिली है वो उनके मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट करेंगे, और साथ ही जो रॉ मटेरियल कूल ऑफ का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे करके आ रहा है, पूरी तरीके से अभी भी फैक्टर इन नहीं हुआ है, जिसके चलते मार्जिन्स 12.2% पे रहने की उम्मीद है। अदर इनकम इस बार बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके चलते 27% की तिमाही दर तिमाही मुनाफे में हम उम्मीद कर रहे हैं। 1875 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपना मुनाफा घोषित करेगी। नतीजों के अलावा हमारा ध्यान रहेगा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए खास तौर से क्या आउटलुक रहता है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई थी, क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा भी वो करेगा, इस पे हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही कैपिटल एलोकेशन को लेकर कंपनी क्या कुछ अपडेट्स देती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और कल हिंडाल्को के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं बता रही हमारी सहयोगी अशेषा। हिंडाल्को से इस क्वार्टर में कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। लोअर रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो स्टैंडअलोन रेवेन्यूज़ में 15% का फॉल देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स में भी नियरली 800 से 900 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। कंपनी 6 से 7% के मार्जिन्स रिपोर्ट कर सकती है इस क्वार्टर में, वर्सेस मार्जिन्स ऑफ 15% जो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 85% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जैसे कि मैंने बताया, लोअर रियलाइजेशंस के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम प्राइसेस में करीब 18 से 20% का डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्मल कोल में एक इंक्रीज देखने को मिला, और उसी के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है, उसके नतीजे कुछ दिन पहले आए थे। सीक्वेंशियली वीक सेट नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कॉशियस थी। उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद हाई एनर्जी कॉस्ट और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के चलते नियर टर्म हेडविंड्स रह सकते हैं, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कंपनी के लिए चैलेंजिंग रह सकता है। इनफैक्ट नोवेलिस के लिए कंपनी ने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस भी कम कर दी है, लेकिन हिंडाल्को के स्टैंडअलोन नंबर्स भी एक्सपेक्टेड है कि वीक रहेंगे। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लोअर रियलाइजेशंस के चलते इस क्वार्टर सीक्वेंशियल बेसिस पर वीकनेस एक्सपेक्टेड है।
और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास मेहमानों की ओर। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की अगर हम बाजार को देखें तो क्या आप सलाह देंगे? आज के बाजार पर आपकी क्या रणनीति होगी? जी, इनफैक्ट जो यूएस में इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से ये थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी। दूसरी बात, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा बहुत क्रूशियल डेटा रहता है वो भी आज सुबह 8:30 बजे यूएस टाइम के हिसाब से आएगा। तो ये कई सारी आज जो अनसर्टन सिनेरियो बाजार में बने हुए थे, तो उसके कारण से आज हमने बाजारों में गिरावट देखी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 3 बार से जब से ये इन्फ्लेशन का डेटा आया उस दिन बाजार नहीं गिरा, पर अगले दिन जो भी इमर्जिंग मार्केट्स में हमने अच्छा खासा फॉल हमेशा आता हुआ देखा। तो आज पहले से ही थोड़ा सा मार्केट कॉशियस था और बहुत ज्यादा अग्रेसिव बेट्स नहीं थी ट्रेडर्स की, क्योंकि कोई निगेटिव सरप्राइजेस आएंगे और बाजार कल काफी गिर जाएगा। तो उसके कारण से बहुत कोई अग्रेशन या बुलिश पोजीशंस नहीं ली गई है, और इनफैक्ट काफी सारे पुट्स वगैरह में हमने बाइंग देखा है। तो मेरा भी अभी थोड़ा सलाह रहेगी कि क्योंकि इतना बड़ा डेटा है और उसके बाद से डिसाइड होगा कि दिसंबर में रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या 75 बेसिस पॉइंट यूएस में बढ़ेगा। तो आज और कल थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, तो कॉशियस रहने की ज़रूरत है और इसे कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और चलिए अब बात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कर लेते हैं। अंडर रिकवरी के मामले में सरकार ओएमसीज को राहत दे सकती है। खबर पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सरकार बड़ी राहत दे सकती है और ये राहत इस बात के लिए दिए जाएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो अंडर रिकवरी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और जो घाटा उन्हें हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस मसले पर सरकार जो है राहत देने का विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय अब इस बात की समीक्षा कर रहा है कि पिछले 1.5 साल के दौरान पेट्रोल डीजल पर अभी अंडर रिकवरी की स्थिति क्या है, कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई किस तरीके से हो, ये सारे मसले जो हैं इस प्रस्ताव में शामिल होंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जून 2021 से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है और ऑयल मंत्रालय का, पेट्रोलियम मंत्रालय का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो अंडर रिकवरी है उसकी स्थिति अभी बनी है। और इसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो 40 वित्त वर्ष के दौरान ही अंडर रिकवरी का एक्युमुलेशन हुआ है, क्योंकि क्रूड की कीमतों में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर आप डीजल पर अंडर रिकवरी की जो स्थिति है उस पर नज़र डालें तो अभी भी ये आंकड़ा 20 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा है। लिहाजा इसको आधार बनाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय का भी ये मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को तुरंत राहत देने की ज़रूरत है। सरकार उन्हें आर्थिक मदद दे, खासकर उसी तर्ज पे जिस तरीके से एलपीजी के मसले पर किया गया था, जहां पर सरकार ने कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर को राहत देने पर विचार चल रहा है और हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष जी हमारे साथ हैं, उसके साथ ही देवांग भी हमारे साथ हैं। देवांग, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें तो कोई खास पिक अगर हम देखें ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उन्हें लेकर जहां पर मौके बनते हुए हम देख सकते हैं। ऑयल मार्केट इससे हमें लगता है कि ओवरऑल हम देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन के बाद हमने एक मूव देखा था अपसाइड, अभी भी एक सपोर्ट के पास है। आई थिंक बीपीएससीएल में हम बाय करने के लिए देख सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है 297 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 313 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बीपीसीएल में। तो बीपीसीएल में मौका बनता हुआ देख रहे हैं। देवांग, 297 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और यहां पर 313 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। आशीष जी, इस सेक्टर में आपकी कोई खास पसंद? जी, मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी बेयरिश हूँ। मुझे लगता है ये प्रपोजल है और कि उनके अंडर रिकवरीज को पूरा कॉम्पनसेशन कैसे हो, और समय लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी उनको अपने देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी फर्टिलाइजर की सब्सिडी का भी इतना बड़ा बिल है, फूड सब्सिडी का बिल है। तो क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कितना प्रायोरिटी में होगा, मार्च से पहले होगा, ये कई सारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके। मुझे लगता है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां, उससे जुड़ी हुई कंपनियां बेटर बैट होंगी। बट पूरा एक सेक्टर में अभी हम कुछ समय से हमने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो मेरा इस सेक्टर में अभी कोई भी फेवरेट पिक नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और गिरावट का स्कोप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम राय आती हुई दोनों खास मेहमानों की तरफ से। और कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर होंगे, बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी इकोनॉमिक क्यूज़ है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, मगर शुरुआत करेंगे हम डोमेस्टिक फ्रंट से। तो भारत अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा रिपोर्ट करने वाले हैं कल। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और उसके साथ ही यूके का जीडीपी डेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चाइना का अक्टूबर एफडीआई डेटा और जापान का पीपीआई डेटा भी कल रिपोर्ट होगा, तो इस पर भी फोकस करिएगा। अगर हम यूएस बाज़ारों की बात करें तो अक्टूबर का जो सीपीआई आंकड़ा है वो आ जाएगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आज रिपोर्ट होंगे, जिसका इम्पैक्ट यूएस के बाज़ारों पर आज दिखेगा, मगर इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हमें कल नज़र आएगा। अगर हम ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो सॉफ्टबैंक ग्रुप ये एक दिग्गज कंपनी है जो अपने नंबर्स कल रिपोर्ट करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर बात करें तो निफ्टी 50 कंपनीज में से एमएनएम और हिंडाल्को अपने नंबर्स डिस्क्लोज करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा कुछ दूसरे स्टॉक्स भी हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन के बल पर फोकस में रहेंगे। लिमिटेड, इमामी, जीई शिपिंग, एचएल, इप्का लैब्स, इंगरसोलैंड, ला उपाला, सन टीवी नेटवर्क जैसे सारे शेयर्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं ये सारे स्टॉक्स। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी मार्केट्स की बात करें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का लास्ट डे है आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स को अपना मन बना लेना चाहिए और अगर उनको सब्सक्राइब करना है तो कल आखिरी दिन होगा। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ इशू कल खुलेगा, तो इस पर भी फोकस करेगा। इसके अलावा डीसीएक्स सिस्टम्स की लिस्टिंग होने वाली है कल एक्सचेंज पे और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक अर्निंग्स, क्यूज और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये हैं कल के अहम ट्रिगर्स जिन पर आपको निगाह रखनी है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे तो आप बहुत ज़्यादा आप नहीं इसको बहुत संभावनाएं फ़िलहाल देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी सेक्टर की बात करें जहां पर आपको लगता है कि मौके इस वक्त हैं, इस हलचल भरे माहौल में जो बाज़ार में हम देख रहे हैं, एक छोटी वॉलेटिलिटी लेकिन वो नज़र आ रही है, तो वो कौन से होंगे? ये 3 सेक्टर जो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आज हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, पर बाइंग भी वहीं रिज्यूम होगी। तो वो है ऑयल पे और जो पीएसयू बैंक्स है। मेरा मानना है कि वहाँ पे चूंकि काफी वैल्यू है और यदि एफआईज की कोई बड़ी सेलिंग बास्केट के फॉर्म में निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं आती, तो आप देखेंगे दोबारा से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक परफॉर्मेंस शुरू होगा। तो यहाँ पर मेरा मानना रहेगा कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी जैसे स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। ऐसे ही रेलवे के स्टॉक्स में मेरा मानना है एयरकॉन और आईआरसीटीसी, हाँ, ये 2 स्टॉक इस लेवल पे अच्छे नजर आते हैं थोड़ा सा करेक्शन के बाद में, तो यहाँ नजर रखा जाए। और डिफेंस में मुझे लगता है कोचीन शिपयार्ड और मझगांव शिपयार्ड, जिसके आज नतीजे बाद में हमने करेक्शन आता देखा, इन दोनों स्टॉक पे भी बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। बहुत सारे अहम जो हैं वो सलाह आती हुई और अलग अलग सेक्टर से बहुत ही अहम सलाह आती हुई आशीष जी की तरफ से। और अब चलिए बारी है और हम अपने दर्शकों के भी जो क्वेरीज हैं जो वो हमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू भेजते हैं वो हम लेंगे। हर्ष गर्ग हैं मुंबई महाराष्ट्र से और उनका पहला सवाल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के उन्होंने शेयर जो हैं वो 541 रुपए में ख़रीदे हैं। टोटल 200 शेयर उन्होंने ख़रीदे हैं और निवेश करना चाहिए या लेफ्ट करना ठीक रहेगा? देवांग, क्या सलाह होगी इन्हें? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो ओवरऑल देखा है, काफी करेक्शन देखा है, इमीडिएट सपोर्ट उसने ब्रेक किया, तो अभी भी लगता है कि एक डाउन साइड, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो स्टॉक में अभी भी एक करेक्शन देखने मिल सकता है। अराउंड 460 तक के लेवल्स है जो सपोर्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 507 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बिल्कुल, तो हर्ष जी आपको अहम सलाह आती हुई इस वक्त इस आपके सवाल पर। और हर्ष का ही दूसरा सवाल है, जीटीएल इंफ्रा के शेयर
₹1.40 में, अगर मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूं तो ये ₹1.40 में इन्होंने खरीदे हैं, 10,000 शेयर लिया है। क्या लगता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से? आप जरा देख के बताएं। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे। जी, मुझे तो लगता नहीं कि कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक के। कंपनी का एनसीएलटी में जाने की बात थी और मुझे लगता है आगे पीछे शेयर्स डीलिस्ट ही हो जाएंगे, तो बेटर है स्टॉक को आप बेच के यहाँ से एग्जिट कर लें। तो कोई संभावना इसमें नजर नहीं आ रही है हर्ष, बेहतर है कि आप इसे सेल करके निकल जाएं। अनुपम सिंह वाराणसी से हैं, इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जीएसएफसी लिमिटेड के शेयर इन्होंने ₹132.50 के भाव पर खरीदे हैं। कुल 500 शेयर इन्होंने खरीदा है। अब क्या करना है उन्हें? बने रहना है, निकल जाना ठीक रहेगा? देवांग बताएं। जीएसएफसी की बात करें तो ओवरऑल हम देख रहे हैं एक सपोर्ट के पास है। स्टॉक्स प्रीवियसली जहां पे सपोर्ट था वही स्टॉक ने वहां पे आके वापस एक रिवर्सल देखने मिला है, तो ये स्टॉक में होल्ड करे। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे और स्टॉप लॉस रखे 124 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 136 के जोन है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक अगर आता है तो प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी जीएसएफ है। तो एक अहम सलाह अनुपम आपको मिलती हुई, उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। अब अपने अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने भी अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। अनंत हैं जो लखनऊ से हैं, उन्होंने कहा है कि प्लीज उन्हें बताइए कि आईडीएफसी लिमिटेड जो है उसके 300 शेयर उन्होंने ₹78 के भाव पे खरीदे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या टारगेट प्राइसेस आगे अचीव हो सकती हैं? क्या कोई उन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए? आशीष जी, आप, मेरा सवाल आपसे। जी, मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी, और जिस हिसाब से मोमेंटम आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट में बना हुआ है दोनों बैंक्स में, तो बिल्कुल ये स्टॉक पे इनफैक्ट इतने खराब मार्केट में भी हमने काफी स्ट्रेंथ देखी है, तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें और ₹90 का प्राइस टारगेट जब आए तब इस स्टॉक में से एग्जिट करें। तो अनंत, ₹90 तक के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं, और जब ₹90 तक का टारगेट अचीव हो जाए तब आपको यहां पर प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह मिल रही है। चलिए बढ़ते अपने खास सेगमेंट की ओर, और अब बारी है हमारे वीआईपी शेयर्स की। तो हमारे दोनों मेहमान तैयार हैं अपने वीआईपी शेयर्स के साथ। सबसे पहले देवांग, आपके पास कौन सी हैं आपकी वीआईपी पिक? फर्स्ट होंगे आप देखा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हमने देखा है काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हाइट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को अबाउट ट्रेड कर कंफर्टेबली अबाउट ट्रेड कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1489 का, टारगेट है 1567। नेक्स्ट स्टॉक ऑटो सेक्टर से, यहाँ पे हीरो मोटो कॉप पे हम बाय की सलाह देते हैं। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। आज हमने वॉल्यूम के साथ इसमें एक मोमेंटम देखने मिला है, तो हीरो मोटो कॉप खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2654, टारगेट है 2785। तो दो अहम सलाह आती हुई, हीरो मोटोकॉप और इसके साथ ही एचडीएफसी। आपको यहाँ पर एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1489 का जो है स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 1567 रुपए का। हीरो मोटोकॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको अहम सलाह आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी आपको अहम सलाह मिलती हुई देवांग जी की ओर से। और अब आशीष जी, आपके वीआईपी पिक की बारी। कौन से हैं आपकी वीआईपी पिक्स? जी, मेरा पहला पिक रहेगा नारायण हृदयालय। इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए। जो कल कंपनी का नतीजा है, काफी बेहतरीन नतीजे थे, और आप देखिए पिछले साल भर में कंपनी ने करीब 350 करोड़ का मुनाफा किया था, और सिर्फ 6 महीनों में 278 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो काफी बड़ा वैल्यूएशन गैप अभी क्रिएट हो गया है अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनी और नारायण हृदयालय में। इसके अलावा 6000 से ज्यादा चूंकि उनके बेड ऑपरेशनल है, तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इंडस्ट्री में है, तो बिल्कुल नारायण हृदयालय को मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जरूर
52 वीक हाई के पास पहुंच गया है, बट अभी भी स्टॉक में काफी वैल्यू नजर आती है, क्योंकि जो उन्होंने अपने एनपीए का लेवल की जो गाइडलाइंस दी है कि आगे जाके 2% से भी कम हो जाएंगे, और जो बुक वैल्यू है बैंक की करीब 100 रुपए के ऊपर है, तो अभी भी स्टॉक अपने 0.65 टाइम्स टू बुक टू मार्केट प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, तो काफी वैल्यू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में भी नजर आ रही है। तो ये दोनों वैल्यू पिक है और दोनों शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा मुनाफा करके देने का पोटेंशियल है। तो नारायण हृदयालय और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है और इन्हें खरीदने की सलाह, इनमें संभावनाएं बेहतर नजर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवांग और आशीष आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और कल की तैयारी में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। मिनट में आपका